हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज के वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 14 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इससे पहले मैं एमएमपीसी 14 के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी ज़रूर देख लेना एग्जाम से पहले। ये पार्ट 3 है, और अगर आप चाहते हो मैं एक रैपिड रिविजन वीडियो भी बनाऊँ एमएमपीसी 14 के लिए, जिसमें मैं पूरा कंटेंट रिवाइज करवा दूंगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मैंने ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी लाइंड अप किए हुए हैं जो बैक टू बैक चैनल पर आते रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के वीडियो में हम सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन की नीड क्या होती है, डिफरेंट वैल्यूएशन अप्रोचेस के बारे में, और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ईआईसी एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। देखो, इन सिंपल लैंग्वेज वैल्यूएशन मीन्स किसी बिजनेस, असेट या कंपनी की एक्चुअल वर्थ फाइंड करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक बिजनेस बाय करना चाहते हो। सेलर बोल रहा है ये बिजनेस 1 करोड़ रुपीज़ का है, लेकिन क्या वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है? मतलब हो सकता है वो ओवर वैल्यूड हो, या हो सकता है वो अंडर वैल्यूड हो। तो इसलिए वैल्यूएशन ज़रूरी है ताकि आप फेयर प्राइस पे करो। ओके, अब देखते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन या फिर की रीजंस फॉर वैल्यूएशन। मतलब वैल्यूएशन ज़रूरी क्यों होता है। सबसे पहला पॉइंट तो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मीन्स इन्वेस्टर ये डिसाइड कैसे करे कि इन्वेस्ट करे या नहीं। मतलब अगर इन्वेस्टर को कंपनी का वैल्यूएशन ही नहीं पता होगा, एक्चुअल वर्थ ही नहीं पता होगी, तब तो इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर वैल्यूएशन लो है तब तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए, बट अगर वैल्यूएशन हाई है तो अवॉइड किया जा सकता है। ओके, उसके अलावा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मीन्स जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तब भी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही होता है कि कंपनी की करेक्ट वैल्यू क्या है, कंपनी की एक्चुअल वर्थ क्या है। तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद रेजिंग कैपिटल। मीन्स जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तब भी उसको डिसाइड करना होता है कि शेयर की प्राइसेस क्या होनी चाहिए, तो ये भी बिना वैल्यूएशन के पॉसिबल नहीं है। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मीन्स बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू जब दिखानी होती है तब भी वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। मीन्स जब कंपनी को एक्सपैंड करना होता है या रीस्ट्रक्चर करना होता है या फिर अपनी असेट सेल करनी होती है, ये सब डिसीजंस भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पे डिपेंड करते हैं। ओके, सो ये कुछ रीजंस है वैल्यूएशन के, मतलब कहाँ कहाँ पे नीड पड़ती है, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन की। ओके, चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, वैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो हम समझते हैं बिजनेस वैल्यूएशन की अप्रोचेस को। देखो, मेनली 3 अप्रोचेस होती है। सबसे पहली अप्रोच है इनकम अप्रोच। ये फ्यूचर अर्निंग्स पे बेस्ड होती है, मतलब ये अप्रोच फ्यूचर पे फोकस करती है। इसमें क्वेश्चन ये होता है कि एक बिजनेस फ्यूचर में कितना पैसा कमा सकता है, उसके बेसिस पे आज की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी हर साल 10 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इन्वेस्टर किस पर्सपेक्टिव से सोचेगा कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो मिलेगा उसको, और उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, तो ये अप्रोच, इनकम अप्रोच, मेनली इसका मतलब कि आइडिया क्या होता है, किस चीज़ पे फोकस करती है, एक बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग्स पे, मतलब उसकी एक बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करती है, और रिस्क एडजस्टमेंट से एक बिजनेस की करंट वैल्यू, मतलब उसकी एक्चुअल वर्थ पता करती है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच होती है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच कंपैरिजन पे बेस्ड होती है। मीन्स सिमिलर कंपनीज की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है और सिमिलर कंपनी का 120 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप कंपेयर करके वैल्यूएशन एस्टिमेट कर सकते हो। इसमें कुछ कॉमन टूल्स होते हैं जैसे कि पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, या फिर मार्केट मल्टीपल्स। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे आप प्रॉपर्टी बाय करते टाइम नियर बाय हाउसेस का भी प्राइस देखते हो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। सो मार्केट अप्रोच कंपैरिजन पे बेस्ड होती है कि सिमिलर कंपनीज की वैल्यू पता करके, सिमिलर कंपनीज की वैल्यू को एस्टिमेट करके हम एक बिजनेस की एक्चुअल वर्थ या उसका वैल्यूएशन फाइंड आउट कर पाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है
असेट बेस्ड अप्रोच। असेट बेस्ड अप्रोच बेसिकली एक कंपनी के नेट वर्थ पे बेस्ड होती है। मीन्स एक कंपनी के पास टोटल कितनी असेट्स है, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दो, तब जो वैल्यू बचती है वही कंपनी का वही वही कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए की असेट्स है और 40 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटीज है, तो उस कंपनी की नेट वैल्यू या नेट वैल्यूएशन क्या हुआ, 60 लाख रुपीज़। ओके, सो ये नेट वर्थ बेस्ड अप्रोच होती है। सो इन तीनों अप्रोचेस का एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो, इनकम अप्रोच तो फ्यूचर इनकम पे बेस्ड होती है। मीन्स एक बिजनेस की फ्यूचर इनकम को एस्टिमेट करके हम उसका करंट वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, मार्केट अप्रोच कंपैरिजन पे बेस्ड होती है। मीन्स हम सिमिलर कंपनीज की क्या वैल्यू है ये पता करते हैं, इसके बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर बिजनेस की वैल्यूएशन को एस्टिमेट करते हैं। देन लास्ट अप्रोच है असेट अप्रोच। ये नेट असेट्स पे बेस्ड होती है। एक कंपनी के पास कितनी नेट असेट्स है उसके बेसिस पे हम कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं। सो हर अप्रोच का यूज सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस देख लेते हैं, EIC अप्रोच। इसको 3 स्टेप वैल्यूएशन प्रोसेस भी बोलते हैं। EIC का मतलब होता है इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी एनालिसिस। ठीक है, ये अप्रोच कहाँ पे काम आती है, मीन्स एक इन्वेस्टर अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको EIC एनालिसिस कर लेना चाहिए, 3 स्टेप वैल्यूएशन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। मीन्स सबसे पहले वो जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहता है जिस भी कंपनी में, तो उसमें सबसे पहले वो इकोनॉमिक एनालिसिस करें, देन उसकी इंडस्ट्री का एनालिसिस करें, देन कंपनी का एनालिसिस करें। ओके, सो स्टेप 1 होता है इकोनॉमिक एनालिसिस। सबसे पहले ओवरऑल इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इकोनॉमी ही वीक है तो बेस्ट कंपनीज भी स्ट्रगल करेगी, राइट। सो इकोनॉमिक एनालिसिस में किन फैक्टर्स पे फोकस किया जाता है, जैसे एक इकोनॉमी की GDP ग्रोथ कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, तो वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेप 2 है इंडस्ट्री एनालिसिस। इकोनॉमी एनालिसिस के बाद हम करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस, बिकॉज हर इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल भी अलग होती है। अब इंडस्ट्री एनालिसिस किन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, कैसा कंपटीशन है, कितना फियर्स कंपटीशन है उस एक इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कैसी है। फॉर एग्जांपल जैसे टेक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्लो हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इस चीज़ पे बेस्ड होगा। ठीक है, इन फैक्टर्स पे कि डिमांड एंड सप्लाई कैसी है, कंपटीशन कैसा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कैसी है, तो उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस किया जाता है। ओके, उसके बाद स्टेप 3 होता है कंपनी एनालिसिस। लास्ट स्टेप में हम स्पेसिफिक कंपनी को एनालाइज करते हैं। उस कंपनी के बारे में हम क्या क्या देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेम इंडस्ट्री में 2 कंपनीज भी हो सकती है, ठीक है, एक प्रॉफिटेबल है एक लॉस में है, तो ऑब्वियसली हम तो बेटर कंपनी चूज करेंगे। ओके, सो EIC एनालिसिस मीन्स इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस हमें एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करता है। बिकॉज सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्या होगी, जहाँ पे इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हो, इंडस्ट्री भी ग्रोइंग हो, और कंपनी भी स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग हो, यही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, बिहेवियरल फाइनेंस। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज बिहेवियरल फाइनेंस। देखो, इन सिंपल वर्ड्स बिहेवियरल फाइनेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ लॉजिक या डेटा के बेसिस पर नहीं लेते, बल्कि उनके इमोशंस, साइकोलॉजी और पर्सनल बायसेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब एक इन्वेस्टर कभी फियर से डिसीजन लेता है, कभी ग्रीड से, और कभी बस दूसरों को देखकर, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में शेयर्स बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो बिना सोचे समझे बाय कर लेते हैं। ये सब इरेशनल बिहेवियर है और इसी को बिहेवियरल फाइनेंस स्टडी करता है। ओके, अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायसेस जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मीन्स इसमें इन्वेस्टर को ये लगता है कि उसको मार्केट परफेक्टली समझ आता है, वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को ओवर एस्टिमेट कर देता है। सो इससे क्या रिजल्ट होता है, ज़्यादा रिस्की डिसीजंस लेता है एक इन्वेस्टर, और कई बार अननेसेसरी लॉसेस भी हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस बायस। देन सेकेंड इज हर्ड मेंटालिटी। ये सबसे कॉमन बायस है।
मीन्स सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब लोग दूसरों को फॉलो करते हैं बिना रिसर्च के, ओके। तो दिस इज हर्ड मेंटालिटी। देन थर्ड है लॉस एवर्जन। मीन्स इसमें लोग लॉस से ज़्यादा, सॉरी, मीन्स इसमें लोग लॉस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, एज इन लॉस से वो इतना डरते हैं कि प्रॉफिट की खुशी से भी लॉस का डर ज़्यादा है। मीन्स लॉस वाले स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस हो जाती है, ओके। सो दिस इज लॉस एवर्जन। उसके अलावा होता है एंकरिंग बायस। मीन्स इसमें इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर प्राइस या एक पर्टिकुलर इन्फो पे अटक जाता है। एक मैंने कोई स्टॉक 100 रुपये का बाय किया था, तो मैं 100 से कम में तो बेचूंगा ही नहीं, चाहे मार्केट सिचुएशन चेंज हो चुकी हो। तो इससे रॉन्ग डिसीजन, वो ऐसे रॉन्ग डिसीजन भी लेता है। तो दिस इज एंकरिंग बायस। देन कन्फर्मेशन बायस। मीन्स इसमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही, मीन्स इसमें इन्वेस्टर सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देखता है जो उसकी थिंकिंग को सपोर्ट करे। मीन्स वो नेगेटिव न्यूज़ को इग्नोर कर देता है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखता है। सो इससे डिसीजन मेकिंग बायस्ड हो जाती है बिकॉज रियलिटी इग्नोर हो रही है, ओके। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड बिहेवियरल फाइनेंस। देखो ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या कहता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स फुल्ली रैशनल होते हैं, मतलब वो इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होते। और एक इन्वेस्टर हर डिसीजन लॉजिक और डेटा के बेसिस पर लेता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियोज या फिर मार्केट ट्रेंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट को एफिशिएंट माना जाता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है, ओके। और बिहेवियरल फाइनेंस क्या कहता है कि इन्वेस्टर्स परफेक्ट नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। मीन्स एक इन्वेस्टर कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, इन सब के बेसिस पे डिसीजंस लेता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें डिसीजंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। सो डिसीजन सिर्फ डेटा के बेसिस पे नहीं, साइकोलॉजी और माइंडसेट पे भी डिपेंड करते हैं। और इसी वजह से मार्केट भी हमेशा एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि जब लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं तो प्राइसेस कभी ओवर वैल्यू हो जाती है या कभी अंडर वैल्यू, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। देखो इन सिंपल वर्ड्स, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस करती है। मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ बड़े चेंजेस करती है, ताकि वो कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ, स्टेबिलिटी या कंपनी की एफिशिएंसी या उसका वैल्यूएशन, इसको इंक्रीज कर पाए या इम्प्रूव कर पाए या बेटर बना पाए, ओके। सो दिस इज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई डू कंपनीज गो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। मीन्स कंपनीज को ज़रूरत ही क्यों पड़ती है रीस्ट्रक्चरिंग की, उसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीज़न है फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर लॉसेस। मीन्स जब कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में होती है, मीन्स एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं एंड उस मुताबिक इनकम कम है, तो सर्वाइव करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग ज़रूरी हो जाता है, ओके। सेकेंड, हाई डेट बर्डन। मीन्स अगर कंपनी पर बहुत ज़्यादा लोन का बर्डन है, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कंपनी अपना डेट रिड्यूस या फिर रीस्ट्रक्चर करती है, ओके। देन इम्प्रूव कैश फ्लो। मीन्स कभी कभी कंपनी प्रॉफिट में होती है बट कैश फ्लो वीक होता है, सो डेली ऑपरेशंस के लिए पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रीस्ट्रक्चर करती है। उसके अलावा बिजनेस एक्सपेंशन। मीन्स हर रीस्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम की जैसे नहीं होती, कभी कभी कंपनी को ग्रोथ के लिए भी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, ताकि फंड्स का एफिशिएंट यूज़ हो सके, ओके। उसके अलावा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मीन्स जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो दोनों की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को अलाइन करना पड़ता है, इसके लिए भी रीस्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट होती है। एंड लास्ट रीज़न है इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स कभी कंपनी अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए अननेसेसरी कॉस्ट कट करती है, असेट्स को ऑप्टिमाइज करती है, सो ये भी रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, ओके। सो ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे कंपनीज रीस्ट्रक्चरिंग को प्रेफर करती है, ओके। सो गाइज ये थे MMPC 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने 3 वीडियोज़ में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं फॉर MMPC 14। मैं इसी तरह से हर सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रही हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। बाकी अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, मैं ट्राई करूँगी सभी का रिप्लाई देने का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।